नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी से डरी बीजेपी की, कांग्रेस के विज्ञापन पर घिरी मोदी सरकार की। बात करेंगे बीजेपी शिवसेना में बढ़ती दरार की, जानेंगे अब कौन सी पार्टी हो सकती है एनडीए से अलग, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिपरजॉय चक्रवात की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। सिंधिया समर्थक बैजनाथ सिंह ने की घर वापसी, बीजेपी से दिया इस्तीफा। कमलनाथ ने दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीपीआई महासचिव डी राजा से मुलाकात की, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन। सीपीआई ने दिया केजरीवाल को साथ देने का भरोसा। इस साल 6,500 करोड़पति भारतीय छोड़ सकते हैं देश, सिंगापुर और दुबई बना भारतीय धन कुबेरों की पहली पसंद। हिनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट में किया गया है दावा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 85 अंक चढ़कर 63,228 पर बंद हुआ। निफ्टी 40 अंकों की तेजी के साथ 18,756 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई दिखाई दे रही है, और इसी के चलते पहले राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनी गई और अब एक और मामले में राहुल गांधी को फंसाने की तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता ने साफ कर दिया है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। क्या है पूरा मामला, ये देखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। उन्हें जेल का डर दिखाया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए भी डराने की कोशिश हो रही है। ईडी करीब 50 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन राहुल गांधी को डराने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई है। यहाँ तक राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के समय कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए सवाल किया था कि आखिर इन सभी के सरनेम मोदी क्यों है, और इसी टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में मुकदमे दर्ज किए गए। सूरत की कोर्ट ने तो उन्हें 2 साल की सजा भी सुना दी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई। अब उनकी लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी संशय पैदा हो गया है, लेकिन कांग्रेस नेता ने साफ कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। कोर्ट से सजा होने के बाद उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी जोर शोर से मोदी सरकार पर सवाल उठाए, जिनका जवाब बीजेपी के पास नहीं थे। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता के चलते कर्नाटक में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, और संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि साल के आखिरी में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी राहुल गांधी का जादू चलेगा, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता को घेरने की एक और कोशिश शुरू हो गई है। कर्नाटक भाजपा के राज्य सचिव एस केशव प्रसाद ने बेंगलुरु में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। कोर्ट ने बीजेपी नेता की शिकायत पर राहुल गांधी, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ शिकायत की है। कोर्ट ने सभी को समन भेजा और 27 जून को सुनवाई की तारीख भी तय कर दी। बीजेपी नेता की ओर से दावा किया गया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 5 मई को प्रमुख अखबारों में कांग्रेस ने विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसमें बीजेपी सरकार को 40% की सरकार बताया गया था। विज्ञापन में किए गए वादे पूरी तरह से बेबुनियाद और मानहानिकारक थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस ने जो आरोप विज्ञापन में लगाए थे, उसे लेकर प्रचार तो कांग्रेस चुनाव से कई महीने पहले से कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत तब दर्ज कराई गई जब बीजेपी की हार तय हो गई थी। बीजेपी के निशाने पर एक बार फिर राहुल गांधी हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बीजेपी कुछ भी करे, कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहेगी। बीजेपी की घेराबंदी करते हुए कांग्रेस ने आज एक वीडियो पार्टी के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। तो क्या है इस वीडियो में जिससे परेशान दिख रही है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले भारत की राजनीति गरमाई हुई है। सत्ता बचाने के लिए एनडीए नए सहयोगियों की तलाश में जुटा हुआ है, तो विपक्षी एकता की कोशिश भी तेज हो गई है। विपक्षी दल बीजेपी की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में 90 के दशक में बी.आर. चोपड़ा के बनाए गए महाभारत वी सीरियल का टाइटल सॉन्ग है कथा संग्राम की विश्व के कल्याण की कैप्शन के साथ महाभारत के विजुअल्स दिखाए गए हैं। वीडियो में जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे और विनायक दामोदर सावरकर का जिक्र है। गांधी का फोटो आता है तो धर्म गूंजता है, गोडसे के चित्र पर अधर्म।
सरदार पटेल की फोटो पर आदि, भगत सिंह की तस्वीर पर अनंत और नेहरू का सत्य और सावरकर पर असत्य सुनाई देता है। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा वाली फोटो पर कलेश और पीएम मोदी के चित्र पर कलंक जैसे शब्द सुनाई पड़ते हैं। फिर राहुल गांधी का क्लिप आता है। वो कहते हैं ये लड़ाई लड़नी है, धरती पर हजारों सालों से यही लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। कांग्रेस की इस वीडियो पर विवाद होना अब तय माना जा रहा है। वहीं इस वीडियो पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा, न केवल इतिहास बल्कि दो तरह की विचारधाराओं का ऐतिहासिक संघर्ष व उस संघर्ष के ऐतिहासिक परिणाम भी इस खूबसूरत वीडियो में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में कांग्रेस ने शब्दों और तस्वीरों के मेल से बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला है। कांग्रेस की वीडियो से बीजेपी मुश्किल में फंसी है तो महाराष्ट्र में उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना के विज्ञापन के चलते बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। शिवसेना के विज्ञापन में बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता तेजी से कम हो रही है और इसके बाद जो दूसरा विज्ञापन शिवसेना की ओर से जारी किया गया वो भी विवादों में फंस गया। तो क्या है इस विज्ञापन में, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार में खींचतान तेज हो गई है। सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अब मंच भी साझा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कोल्हापुर में शिंदे और फडणवीस को एक साथ कार्यक्रम में जाना था, लेकिन आखिरी समय पर फडणवीस ने कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच अनबन की खबरें आ रही है। शिवसेना की ओर से एक विज्ञापन भी जारी किया गया था, जिसे लेकर देवेंद्र फडणवीस नाराज बताए जा रहे हैं। विज्ञापन में नारा दिया गया है, देश में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे, जबकि बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र में नारा दिया गया था, देश में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। अब इस नारे को शिवसेना ने बदल दिया है और साफ कर दिया है कि फडणवीस की महाराष्ट्र को जरूरत नहीं है। विज्ञापन में शिंदे की लोकप्रियता भी फडणवीस से ज्यादा बताई गई है, लेकिन जैसे ही फडणवीस की नाराजगी की खबर सामने आई, शिवसेना ने दूसरा विज्ञापन दिया। इसमें एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस की भी फोटो है, लेकिन इस पर भी विवाद शुरू हो गया है। विज्ञापन में शिवसेना का चुनाव निशान तो छापा गया है, लेकिन बीजेपी का चुनाव चिन्ह गायब है। शिवसेना कोटे के सभी 9 मंत्रियों की फोटो है, जबकि बीजेपी कोटे से मंत्री पूरी तरीके से गायब है। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की ही फोटो एकनाथ शिंदे के साथ लगी है। विज्ञापन में शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे का फोटो भी आ गया है, जबकि पहले विज्ञापन में बाला साहब का फोटो भी गायब था। जिसके बाद उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा था कि विज्ञापन में मोदी का फोटो है पर बाला साहेब ठाकरे का फोटो नहीं है। इसी से उनका असली चेहरा सामने आ गया है, ये बाला साहेब की शिवसेना नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने सवाल किया कि क्या शिंदे फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय हैं? ये दावा बीजेपी को मंजूर है क्या? अगर ये लोग इतने लोकप्रिय हैं तो चुनाव कराने से क्यों डर रही हैं? बीजेपी गठबंधन में टकराव सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं दिख रहा, बल्कि हरियाणा में भी तनाव दिख रहा है। सत्ता की साझेदारी जेजेपी को कभी भी एनडीए छोड़ सकती है और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 18 जून को इस पर फैसला हो जाएगा। एक और पार्टी एनडीए छोड़ने की तैयारी में दिखाई दे रही है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच टकराव तेज होता जा रहा है। कभी भी दोनों ही दल अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ओर से तीखी बयानबाजी चल रही है। गठबंधन बचाने की कोशिश बहुत कम हो रही है। बीजेपी और जेजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो अकेले हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस बीच जेजेपी में बीजेपी ने सेंधमारी की कोशिश भी तेज कर दी है। जेजेपी के संस्थापक जसविंदर बेनीवाल की बीजेपी से करीबी बढ़ती दिखाई दे रही है। बेनीवाल के सहारे बीजेपी जेजेपी में भी सेंध लगा सकती है। जेजेपी के गठबंधन से अलग होने की स्थिति में सरकार बचाने की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। दरअसल हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब ने पृथला के निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत से मुलाकात की। बिप्लब देब निर्दलीय विधायकों के सहारे बहुमत जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच दोनों ही दलों की नजरें 18 जून को सिरसा में होने वाले गृह मंत्री अमित शाह की रैली पर टिक गई हैं। इस रैली में ही ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन कितना लंबा चल पाएगा। ये जल्दी ही टूट जाएगा या फिर लोकसभा चुनाव तक चलेगा, ये भी उसी दिन पता चलेगा। दरअसल पहले किसान आंदोलन और अब पहलवानों के प्रदर्शन के चलते राज्य का जाट समाज बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी को एहसास है कि दुष्यंत को साथ में रखने से उसे कोई फायदा नहीं होगा और इसी के चलते अब बीजेपी जेजेपी से दूरी बना रही है। अब सबकी निगाहें अमित शाह की सिरसा रैली पर टिकी हुई हैं। वैसे ये भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से एनडीए के दल उसे छोड़कर गए हैं, वैसे ही अगर जेजेपी भी एनडीए से अलग होती है तो बीजेपी को इसका लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है।
18 जून को सिरसा पर बीजेपी और जेजेपी की नजरें होंगी, लेकिन उससे पहले नजरें 15 जून पर भी है। सवाल है कि क्या 15 जून को बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का रास्ता साफ होगा, क्योंकि इस दिन दिल्ली पुलिस बीजेपी सांसद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने वाली है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को 15 जून तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। बीते दिनों दिल्ली पुलिस को 4 पहलवानों ने सबूत दिए। आरोप लगाने वाली 6 महिला पहलवानों में 4 ने दिल्ली पुलिस को ऑडियो वीडियो सबूत सौंपे। हालांकि पीड़िता पहलवानों के सबूत को पुलिस ने एक्शन लेने के लिए नाकाफी बताया, लेकिन अब 2 महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस को ऑडियो वीडियो सबूत सौंप दिए हैं। दिल्ली पुलिस इन सबूतों की जांच करने में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों ने तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन एक वरिष्ठ सूत्र ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में जल्द ही कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने जा रही है। 15 जून के आसपास आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा और एसआईटी आरोप पत्र को अंतिम रूप दे रही है। बता दें, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने दावा किया है कि नाबालिग समेत 2 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं दिए जो बृजभूषण के खिलाफ उनके आरोपों को साबित कर सके। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बयान की पुष्टि नहीं की है। पुलिस के सामने 2 महिला पहलवानों, एक इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल कोच ने गवाही दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 15 जून को बालिग पहलवानों से जुड़े मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। वहीं नाबालिग पहलवान के केस में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। खबर है कि नाबालिग पहलवान ने जो आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाया था उसे वापस ले लिया है। वहीं पहलवान विनेश फोगाट ने ये भी कहा है कि वो 15 जून को चार्जशीट आने का इंतजार कर रही है। पहलवानों के साथ खेल होगा या फिर अब बृजभूषण के साथ खेला होने की तैयारी है, ये पुलिस की चार्जशीट से तय हो जाएगा। इस बीच खेला पाकिस्तान के साथ भी हुआ है और इसका दावा पाकिस्तान के एक पत्रकार ने ही किया है और ये खेला हुआ है गुजरात से। तो क्या है पूरी खबर, देखिए। रूस से पाकिस्तान को कच्चे तेल की पहली खेप मिल चुकी है, लेकिन तेल के इस खेल में बड़ा खेल खेला गया है। अभी तक दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने इस तेल की खरीद में बहुत मेहनत की है, पश्चिमी देशों की नाराजगी की चिंता नहीं की है, रूस के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश भी की है। लेकिन अब जो दावे हो रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि भारत की मदद से पाकिस्तान को रूस से कच्चा तेल मिल पाया है। लेकिन किस भारतीय ने पाकिस्तान की मदद की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि जिस भारतीय ने पाकिस्तान को भेजे गए कच्चे तेल में करोड़ों की कमाई की है, उसका गुजरात से संबंध है। पाकिस्तान के चर्चित बिजनेस अखबार बिजनेस रिकॉर्डर के संपादक और आर्थिक मामलों के जानकार वकास ने दावा किया है कि पाकिस्तान के रूसी तेल खरीदने से भारत ने जमकर कमाई की है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान को रूस से जो कच्चा तेल मिला है उसका कहीं भारत से कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि रूस से चला तेल पहले भारत आया, रूसी कार्गो गुजरात के जामनगर पहुंचा, जहां इसे उतारा गया और फिर चढ़ाया गया। फिर तेल से लदा जहाज यूएई के लिए रवाना हो गया, जहां से ये कराची पहुंचा। पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा किया है कि रूस ने तेल भारत को $52 प्रति बैरल में बेचा, जो पाकिस्तान को $69 प्रति बैरल पर पड़ा। भारतीय खरीदार ने इस पाकिस्तानी तेल के सौदे में $17 प्रति बैरल की कमाई की है। रूस और पाकिस्तान के बीच ये करीब 2,50,000 बैरल की डील है और पहली खेप में पाकिस्तान को सिर्फ 45,000 बैरल तेल ही मिला है। सवाल उठ रहा है कि वो भारतीय उद्योगपति कौन था। और बुलेटिन के आखिर में बात गुजरात की और बढ़ते बिपरजॉय की, जहां मौसम विभाग ने इसके 15 जून तक भारत में पहुंचने का अनुमान लगाया है और कहा जा रहा है कि ये तूफान देश के 2 राज्यों में कहर बरपाएगा, जिससे काफी तबाही आएगी। तो किन राज्यों में पहुंचेगा तूफान और इससे क्या होगा नुकसान, देखिए ये रिपोर्ट। समुद्र में उठती ऊंची लहरों की ये तस्वीरें चिंता बढ़ा रही हैं। मुंबई में आया हाई टाइड अलर्ट कर रहा है। ये चेतावनी है बिपरजॉय की। ये अरब सागर से लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है और तेजी से भारत की तरफ आ रहा है। आईएमडी के मुताबिक बिपरजॉय इस समय दक्षिण पश्चिम में पूर्वोत्तर अरब सागर पर केंद्रित है। 15 जून की शाम को सौराष्ट्र और कच्छ को पार करने की संभावना है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और मोरबी जिलों में दिखाई देगा। मौसम विभाग का कहना है कि इसकी वजह से कच्चे घरों को नुकसान हो सकता
सकता है और साथ ही पक्के मकानों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। गुजरात के तट पर पहुंचते समय बिपरजॉय की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, जिससे बिजली और टेलीफोन के खंभे उखड़ सकते हैं। खड़ी फसलों और बागों को भी नुकसान पहुंच सकता है। बिपरजॉय का असर रेलवे पर भी हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि 15 जून को बिपरजॉय का खासा असर देखने को मिलेगा। एहतियात के तौर पर रेलवे ने 95 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। पश्चिमी रेलवे का कहना है कि 15 जून तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। गुजरात से अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बिपरजॉय ने हर तरफ लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीमों ने कमर कस ली है। अब भारत तो तैयार है, लेकिन असली परीक्षा 15 जून की शाम को शुरू होने वाली है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।